हेलो एवरीवन, सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे 5 मार्च की क्लास को द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल के साथ। व्हाट्स इन सरनेम इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया एक बहुत ही सोशली रेलेवेंट इशू पे कि महिलाओं को शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करना होता है। ये कस्टम कैसे हमारे समाज में आया और कैसे अब ये कस्टम धीरे धीरे बदलने जा रहा है। शुरू करते हैं क्लास को, इस इंटरेस्टिंग आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। जो भी आप सीखेंगे इस क्विज़ पे अप्लाई करेंगे। 8 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे। पूरे मन से क्लास को लो और 8 में से 8 मार्क्स को लाने का आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है व्हाट्स इन अ सरनेम, मतलब क्या हुआ इसका। सरनेम में क्या है, व्हाट इज इन अ सरनेम। सरनेम मतलब आपका टाइटल, आपका लास्ट नेम, जो आप अपने नाम के बाद लगाते हैं। हिंदी में इसको उपनाम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है वीमेन शुड नॉट बी टाइड टू द नेम ऑफ देयर हस्बैंड्स। कह रहा है औरतों को टाइड टू नहीं होना चाहिए। टाइड का मतलब होता है बंधा हुआ होना, टू का मतलब होता है किसी चीज़ से। औरतों को बंधा हुआ नहीं होना चाहिए उस नाम से जो है उनके हस्बैंड्स का। अगर कोई महिला ऐसा चाहती है कि वो अपने पिता के नाम को आगे लेकर के चले अपने इन लॉज की बजाय, तो ऐसा कोई कंपल्शन उसके ऊपर ना हो। वो चाहे तो अपने माता पिता के नाम को भी साथ में चला सके। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस। व्हाट जो विमेन है इनकी वर्ब है शुड नॉट बी टाइट। विमेन प्लूरल होता है, वुमेन सिंगुलर होता है। अगर बीच में ए लगा दूं तो वुमन बन जाएगा, वो सिंगुलर होगा, एक महिला के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन महिलाएं जब एक से ज़्यादा हों, प्लूरल हों, तो आप विमेन को यूज़ करते हैं ई के साथ। चलो अब एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछूंगा, बताने को तो वैसे सीधा भी बता दूंगा, लेकिन पूछूंगा तो आपको याद रहेगा, है ना। खुद से पहले आप सवाल करो। ये देयर लिखा हुआ है, आपने कभी कभी वर्ड देखा होगा देयर्स, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है देयर। क्या दोनों के बीच का फ़र्क बता सकते हो क्या आप प्रैक्टिकली? कहाँ पे देयर लगाना है, कहाँ पे देयर्स लगाना है, कैसे पता लगेगा आपको? चल, अब ये कॉन्सेप्ट समझोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ये जो ऊपर लिखे गए हैं ना, ये हैं सारे एडजेक्टिव्स, लेकिन कैसे हैं? पजेसिव। माई मतलब मेरा, अवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, किसी मेल का, हर मतलब किसी फीमेल का, देयर मतलब कई सारे लोगों का, इट्स मतलब किसी निर्जीव वस्तु का, है ना। माई हाउस, योर जॉब, हिज ब्रदर, हर सिस्टर, देयर करियर, जो भी आप लिखना चाहें। लेकिन जो नीचे वाले वर्ड्स हैं ना, ये भी पजेसिव हैं, लेकिन ये प्रोनाउंस हैं। माइन का मतलब भी मेरा, आवर्स का मतलब भी मेरा, योर्स का मतलब भी तुम्हारा, हिज का मतलब उसका। तो ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा। मीनिंग तो सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ है? फ़र्क आ रहा है एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में। ऊपर वाले जो हैं वो एडजेक्टिव का काम करेंगे, हमेशा अपने बाद में एक नाउन लेंगे। नीचे वाले जो हैं वो खुद ही प्रोनाउन है, उनके बाद में नाउन आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेंगे सेंटेंस में, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेंगे या वर्ब का सब्जेक्ट बनेंगे। बड़ा ही कूल कॉन्सेप्ट है ये। प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं, समझ में आएगा। इट इज़ हर पेन या इट इज़ हर्स पेन, ये उसका पेन है। हर या हर्स आप लगाएंगे किसी लेडी के लिए, महिला के लिए। हर का मतलब भी उसका और हर्स का मतलब भी उसका। लेकिन आपको ये देखना है उसका के बाद में क्या लिखा हुआ है। क्या बाद में कोई नाउन है? बिल्कुल है। तो नाउन है तो भाई साहब ऊपर वाला लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा, प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रोनाउन नाउन एक साथ नहीं आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ हर पेन। समझे लॉजिक को? फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूला की तरह तो बता रहा हूँ आपको। चलो एक फॉर्मूला और लगाओ सेकंड वाले में। दिस पेन इज ऑफ, दिस पेन इज ऑफ हर या हर्स, ये पेन उसका है। दिस पेन इज ऑफ हर या हर्स, उसका वाला मीनिंग आपको चाहिए, हर से भी उसका और हर्ष से भी उसका। लेकिन बाद में क्या लिखा हुआ है? बाद में तो कुछ भी नहीं है, कोई नाउन तो आ नहीं रहा। तो फिर आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप हर का इस्तेमाल करते तो बाद में एक नाउन आपको चाहिए होता। एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आता है, एडजेक्टिव का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बिना नाउन के। ठीक है, समझे मेरी बात को? तो आप यहाँ पे हर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे सर, आपको लिखना पड़ेगा दिस पेन इज ऑफ हर्स। चलो एक सेंटेंस और बनाए।
चलो सब लोग ट्राई करो, मैं आपको 10-20 सेकंड दे रहा हूँ, थर्ड वाले को खुद से ट्राई देना है। आर या आवर्स हाउस इज स्मॉल बट देयर्स इज स्पेशियस। हमारा घर छोटा है लेकिन उनका बड़ा है। कर लोगे ना भाई, बहुत मुश्किल नहीं लग रहा ना। हमारा की बात हो रही है तो आवर आवर्स दोनों आ सकता है, लेकिन आगे लगा हुआ है हाउस नाम का नाउन, हमारा घर। समझ पाए? तो अब वो वाला हमारा लगेगा जो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि आगे नाउन आ चुका है। ठीक है, तो नाउन तो आ नहीं सकता अब नाउन के साथ, तो क्या लिखूं? आवर हाउस इज स्मॉल। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन उनका स्पेशियस है। अब उनका क्या है, घर की ही बात हो रही है, आप खुद ही समझ पा रहे होंगे, घर को घर से ही कंपेयर किया जाएगा। समझ पाए ना? तो यहाँ पे घर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उनका के लिए अब देयर जो है ना, इससे काम नहीं चलेगा, आपको देयर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको एक प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, देयर लिखते तो फिर देयर हाउस लिखना पड़ता, हाउस तो यहाँ लिखा नहीं हुआ, तो देयर्स लिख करके काम चला लो, देयर्स इज स्पेशियस। चलिए, कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल 8वीं क्लास के 10वीं क्लास के बच्चे की तरह समझा रहा हूँ आपको। लास्ट वाला क्वेश्चन सभी लोग खुद से ट्राई देंगे। दीज आर माई या माइन कीज, ये मेरी चाबियां हैं। योर या योर्स आर इन योर या योर्स पॉकेट, तुम्हारी वाली तुम्हारी जेब में है। ये मेरी चाबियां हैं, तुम्हारी वाली तुम्हारी जेब में है। तीनों ब्लैंक्स को भरना है, और ढीठ मत बनो, ज़रूर से भर के आंसर डालो कमेंट्स में। गलत होगा तो भी बताऊंगा, सही होगा तो हार्ट दे दूंगा, ठीक है, लाइक दे दूंगा आपको। चलो सब लोग अटेम्प्ट करें, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो भी लिख देना, फिर किसी क्लास में डिटेल में बताएंगे। आगे बढ़ के इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी पर नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स एक साथ देख लोगे तो इसको स्मूथली पढ़ पाओगे। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है टेलीग्राम में, आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए, अपनी वोकैब शीट टेलीग्राम से डाउनलोड करनी है, हर रोज़ की तरह अपडेट होती है, और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, अब मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। शुरू करेंगे एशू से। एशू का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, अवॉइड कर देना, दूर रहना। ठीक है, अ सिविलाइज सोसाइटी शुड एशू वायलेंस, सभ्य समाज को, सांस्कृतिक समाज को एशू कर देना चाहिए, दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए वायलेंस या हिंसा को। शन करना भी बोलते हैं एशू को, शाई अवे फ्रॉम भी बोलते हैं। आज आप शन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। शन हमेशा उसी चीज़ को करेंगे, त्याग हमेशा उसी चीज़ का करेंगे जो चीज़ आपके पास हो। ठीक है, शन किसी ऐसी चीज़ को नहीं कर सकते जो आपके पास है नहीं। अगर नौकरी मिली और फिर छोड़ रहे हो तब उसको शन कर रहे हो आप, तो ध्यान रखना, शन का ये वाला मीनिंग जो है इस भावना से यूज़ होता है। अगला वर्ड है अपना एनश्राइंड। एनश्राइंड का मतलब होता है अंदर बसा हुआ। श्राइन वर्ड आपने सुना होगा, दरगाह को बोलते हैं श्राइन। श्राइन में क्या होता है, दरगाह में क्या होता है, किसी पीर मजार की, किसी बड़े जो है संत की, सेक्रेट जो है सेंट की बॉडी होती है, डेड बॉडी है ना, और उसी को आप जो है एक प्लेस ऑफ वर्शिपिंग बना लेते हैं और वहाँ आप जाते हैं मजार में, दरगाह में। तो एनश्राइंड क्या होता है, किसी चीज़ का श्राइंड होना या अंदर बसा हुआ होना। जैसे एक श्राइन या दरगाह में एक बॉडी होती है अंदर रखी हुई, ठीक है, ऐसे ही मीनिंग निकला इस वर्ड का, अंदर बसा हुआ। यूज़ करके दिखाता हूँ। आवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य, हमारे हक और हमारे फ़र्ज एनश्राइंड हैं, अंदर बसे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अब एनश्राइंड को एंट्रेंस्ड, इनहेरेंट, एम्बेडेड, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। और इसके लिए एक और वर्ड हमारे पास डीप सीटेड या डीप रूटेड, गहरी जड़ करके बैठी हुई कोई चीज़, गहरे से उतरी हुई कोई चीज़, डीप सीटेड या डीप रूटेड। ठीक है ना, डीप मतलब गहरा, रूटेड मतलब जड़ किया हुआ, सीटेड मतलब बैठा हुआ। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में डीप सीटेड या डीप रूटेड देखेंगे। चलो, अगला वर्ड है अपने पास मिसोजिनी। देखो, ये दो वर्ड्स हैं, मिसोजिनी और मिसेंड्री। जिनी का मतलब है लेडी,
एंट्री का मतलब है पुरुष, मिस का मतलब है या मिसो का मतलब है घृणा, हेट्रेड। मिसोजिनी का मतलब होता है हेट्रेड ऑफ विमेन, सभी औरतों से नफरत करना, है ना, उस नफरत को बोलेंगे मिसोजिनी। और मिसेंट्री का मतलब होता है हेट्रेड ऑफ मैन, सभी आदमियों से नफरत करना। तो दोनों वर्ड जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, साथ में इनको याद करना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एड्रेस मिसोजिनी एंड मिसेंट्री टू फॉस्टर जेन्युइन जेंडर इक्वालिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एड्रेस किया जाए, संबोधित किया जाए, हल किया जाए दोनों ही इन बीमारियों को, औरतों से घृणा और पुरुषों से घृणा, औरतों से नफरत और आदमियों से नफरत, ये दोनों बीमारियों को एड्रेस किया जाए ताकि जेंडर इक्वालिटी को, लैंगिक समानता को समाज में फोस्टर किया जाए, पनपाया जा सके। ठीक है, फोस्टर यानी पनपाना। अब ये मिसोजिनी और मिसेंट्री जो है ना, इनको सेक्सिज्म, बिगॉटरी, इन दोनों वर्ड से भी बताते हैं। अगला वर्ड है अपने पास सेल्वो। सेल्वो का मतलब होता है ऑल आउट अटैक, पूरी दम से लगा करके ताकत के साथ जो अटैक आप करते हो ना, चारों खाने से, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्वो। और इसी को बराज भी बोला जाता है, वॉली भी बोला जाता है, फुसलेट भी बोला जाता है। समझ पाए? एकदम हमले की बाढ़ सी आ जाए ना, हमले की बाढ़, उसको बोलते हैं बराज। ठीक है, बराज, वोल्वो या जो भी आप बोलना चाहें, वोली या वोली, सेल्वो और बराज, है ना। द मिनिस्टर स्टेटमेंट्स इन्वाइटेड अ सेल्वो ऑफ क्वेश्चंस। मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स ने एक सैलाब को, सेल्वो को, वोली को या बराज को इनवाइट किया, जो था सवालों का, क्वेश्चंस का। और किन से? फ्रॉम द जर्नलिस्ट प्रेजेंट, उन सभी पत्रकारों से जो प्रेजेंट थे, वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, तो ये बराज, सेल्वो, वोली हमला हो सकता है, या कोई सवालों का हमला हो सकता है ना, किसी भी चीज़ का एकदम बड़ी मात्रा में हमला होना। चलो, लास्ट वर्ड है अपना इंडिग्निटी। इंडिग्निटी वर्ड बना है डिग्निटी से। डिग्निटी यानी आपकी गरिमा, इंडिग्निटी यानी आपकी क्या? इंसल्ट, इनजस्टिस एंड इंसल्ट। आपको जो मिलना चाहिए वो आपको ना मिले, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो ना मिले, जो हक मिलना चाहिए ना मिले, ये सब इंडिग्निटी है। और इसी से वर्ड बना है इंडिग्नेशन, वो भी बता देते हैं आपको। इंडिग्नेशन का मतलब होता है वो वाला गुस्सा, वो वाला एंगर जो आपको जस्टिस ना मिलने की वजह से होता है। समझ पाए? आपके साथ अन्याय हुआ हो, जस्टिस ना मिल रहा हो, तो वो जो गुस्सा आपके अंदर पनपता है वो इंडिग्नेशन होता है। बड़ा अच्छा वर्ड है, एडवांस्ड वर्ड है, आपने इसको बहुत एग्जाम्स में देखा होगा, अगर आप मेरी तरह हर पिछले 10 सालों से हर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो। चलो, द चेयरमैन सफर्ड द इंडिग्निटी ऑफ बीइंग रिफ्यूज्ड एडमिशन टू द मीटिंग। चेयरमैन ने सफ़र किया इंडिग्निटी को। इंडिग्निटी का मतलब है, समझ गए ना, वो वाली जो है डिसग्रेस या इंसल्ट। और क्यों? जब वो रिफ्यूज़ किया गया, मना किया गया कि उसको मीटिंग में नहीं आने दिया जाएगा, चेयरमैन को मीटिंग में नहीं आने दिया गया, तो मतलब उसको बड़ी शर्म फील हुई। अब ये जो बड़ी शर्म है, इंडिग्निटी, इसको अंग्रेजी में डिसग्रेस या इग्नोमिनी भी बोलते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है इग्नोमिनी। ऑप्रोब्रियम नाम का वर्ड भी आप एक दो बार पढ़ोगे, कभी कभी आएगा, कम आता है, थोड़ा एडवांस्ड है, ये याद रहे ना रहे, इग्नोमिनी को जरूर याद रखना। भयंकर बेइज्जती को बोलते हैं इग्नोमिनी। चलिए, 5-6 वर्ड्स हैं वोकैब के, हो गए आपके। एक समरी देते हैं आपको, आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। विमेन को पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, शादी के बाद में अपने हस्बैंड का जो सरनेम है उसको अडॉप्ट करना होता है। शादी से पहले आप वर्मा थी, शादी के बाद शर्मा हो गई, है ना। और ये जो पेट्रियार्कल कस्टम है, पुरुष प्रधान कस्टम है, इसकी जड़ें समाज में बहुत गहरी हैं। तभी तो 21वीं सदी में 2024 में भी ये कस्टम जारी है। अब देखो, इसमें कुछ बुराई नहीं है, अगर कोई औरत चाहती है, कोई लेडी चाहती है कि उसको ऐसा नाम बदलना है तो शी कैन डू इट। लेकिन कुछ महिलाएं नहीं चाहती हैं, और कुछ महिलाओं का जब डिवोर्स हो जाता है तब उनको अपना पुराना नाम वापस लेने के लिए बड़े मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये है समस्या की जड़। इस आर्टिकल में ऐसी एक महिला की कहानी आपसे बताई गई है, और साथ में एनालाइज करके बताया गया है ना, क्यों ऐसा होता है, सोल्यूशन भी क्या है। आज की टोन है क्रिटिकल, एक तो क्रिटिसाइज कर रहा है इस प्रथा को, इस कस्टम को, और दूसरा है प्रोग्रेसिव, समाज को आगे कैसे प्रोग्रेस करनी चाहिए, क्या प्रोग्रेसिव थॉट्स होनी चाहिए। ये दोनों टोन से आज आर्टिकल लिखा गया है, क्रिटिकल एंड प्रोग्रेसिव। शुरू करें। अब क्लास के लास्ट में दोनों टोन्स आपको खुद से फील होनी चाहिए। करें, इन द क्वेस्ट फॉर इक्वल राइट्स फॉर वीमेन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, every act that justifies hierarchy, othering, and a patriarchal mindset must be shunned totally। कह रहा है इस क्वेस्ट में, इस ख्वाहिश में, और ख्वाहिश का की है बराबरी के हकों की, इक्वल राइट्स की, और किन के लिए? औरतों के लिए। और कब, कहाँ? सभी स्फीयर्स में, सभी डोमेन्स में, सभी
हदों में, दायरों में जीवन के। कह रहे ये जो ख्वाहिश है ना हमारी कि बराबरी के हक हों औरतों के लिए ज़िंदगी के हर पहलू में, ज़िंदगी के हर स्फीयर में। कह रहा है हर उस एक्ट को ना, इस ख्वाहिश के अंदर हर उस हरकत को जो जस्टिफाई करती है, सही ठहराती है इन तीनों गलत चीज़ों को। पहली गलत चीज़ है हायरार्की, दूसरी है अदरिंग और तीसरी है पेट्रियार्कल माइंडसेट। हायरार्की का मतलब होता है कौन ऊपर कौन नीचे, आदमी ऊपर औरतें नीचे, यही तो हायरार्की बनी हुई है समाज में। अदरिंग का मतलब होता है तुम हमसे अलग हो, तुम अदर हो, तुम मैनकाइंड से अलग हो, तुम औरतें हो, तुम मतलब कुछ और हो तुम, है ना, एलिनेशन। और पेट्रियार्कल माइंडसेट का मतलब होता है ऐसा दिमागी ढांचा, माइंडसेट जो पेट्रियार्कल है, पुरुष प्रधान है। कह रहा है हर हरकत जो इन तीनों चीज़ों को सही ठहराती हो, एवरी एक्ट, उसको शन कर दिया जाना चाहिए, त्याग दिया जाना चाहिए, एश्यू कर देना चाहिए टोटली। थोड़ी वोकैब हैवी है, सेंटेंस बड़ा आसान है। समझ के सेंटेंस की स्ट्रक्चर। एवरी एक्ट जो है इसकी वर्ब है पैसिव में मस्ट बी शंट। ग्रीन कलर में सब्जेक्ट मिलेंगे, पिंक कलर में आपको वर्ब्स मिलेंगी, सब्जेक्ट वर्ब को मिलाते जाओ। एट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया दैट, एट की वर्ब है, दैट की वर्ब है जस्टिफाइज। रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है, एक्ट जो है वो सिंगुलर है। भाई एक्ट के लिए दैट आया ना, वो वाला एक्ट जो जस्टिफाई करता है, तो एक्ट सिंगुलर है इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब भी सिंगुलर है। देखो पीछे एस लगा हुआ है। हायरार्की मैंने आपको बता दिया, रैंकिंग, कौन ऊपर कौन नीचे। अदरिंग का मतलब होता है तुम अलग हो हमसे, है ना, अदर हो तुम पुरुष नहीं हो, तुम महिला हो, अदरिंग करते हैं महिलाओं की। पेट्रियार्कल मतलब जो पेट्री यानी फादर के तरफ से चलता हो, पुरुष प्रधान हो। इसका बिल्कुल उल्टा होता है मेट्रियार्कल, जो महिलाओं की तरफ से चलता हो, स्त्री प्रधान हो। बढ़े आगे। कह रहे जी ये तो ठीक है, कर देना चाहिए। सीकिंग द राइट टू चूज हर ओन आइडेंटिटी, मिस दिव्या मोदी टोंगिया हैड पिटिशन्ड द दिल्ली हाई कोर्ट दैट शी बी अलाउड टू रिवर्ट टू हर मेडन नेम आफ्टर हर डिवोर्स कम्स ट्रू। कह रहे जी सीख करते हुए, ढूंढते हुए या मांगते हुए इसी अधिकार को, इसी राइट को या हक को, जो है चूज करने का अपनी खुद की आइडेंटिटी को, जो है चुनने का अपनी खुद की पहचान को। कह रहे जी इस खुद की पहचान को ढूंढते हुए, सीख करते हुए, ये महिला है दिव्या मोदी टोंगिया, ये पटिशन कर चुकी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, दैट वो ये कि उनको अलाउ कर दिया जाए, उनको इजाज़त मिले कि वो रिवर्ट कर सकें, वो पुरानी अवस्था में आ सकें, ओल्ड स्टेट में जा सकें। रिवर्ट करना यानी वक्त में पीछे चले जाना, पुरानी अवस्था में जाना। और कहाँ रिवर्ट करें? अपने मिडल नेम की तरफ, अपने कुंवारेपन के वक्त जो नाम था उसकी तरफ। और कब? जब इन महिला का डिवोर्स पूरा हो जाता है, डिवोर्स कम्स थ्रू। कम थ्रू होना यानी किसी चीज़ का बड़े जतन के बाद पूरा होना। तो इन महिला ने डिवोर्स के लिए लगाया होगा अपना, है ना, पिटीशन लगाई होगी डिवोर्स केस पे। साथ में कोर्ट में ये भी पिटीशन लगा दी कि जैसे ही मेरा डिवोर्स होता है मैं अपना पुराना नाम रखना चाहती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला ना हो। चलिए, मिस दिव्या मोदी टांगिया की वर्ब है हैड पिटिशन्ड, ये काम ये पहले ही कर चुकी थी। शी की वर्ब है बी अलाउड। चलिए, डिवोर्स की वर्ब है कम्स टू। रिवर्ट का मतलब होता है पुरानी अवस्था में जाना। अब एक बड़ी कन्फ्यूजन दूर करेंगे आपकी। दो वर्ड्स हैं अंग्रेजी में जिनको सभी लोग कन्फ्यूज़ करते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले जो हैं, अच्छे अच्छे कॉरपोरेट जो है एम्प्लॉयज़, इस वर्ड को जो है मिसयूज़ करते हैं। देखिए, रिप्लाई का मतलब है जवाब देना, लेकिन रिवर्ट का मतलब जवाब देना नहीं होता। लोग इसको जरूर यूज़ करते हैं जवाब देने की जगह, आई विल रिवर्ट टू योर मेल। गलत है भाई साहब। रिवर्ट का मतलब होता है वक्त में पीछे जाना, गो बैक टू एन ओल्ड स्टेट। दूध से दही बन गया है, तो जब दही से फिर दूध बनाओगे तो उसको आप दही को रिवर्ट करोगे दूध में। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे? चलो यूज़ करके दिखाते हैं आपको। वाइल रिप्लाइंग या रिवर्टिंग टू द डिमांड्स ऑफ द यूनियन, द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू रिप्लाई या रिवर्ट टू ओल्ड ओवर टाइम वेजेस पॉलिसी। जवाब देते हुए डिमांड्स का यूनियन की, रिप्लाई करते हुए, जवाब देते हुए डिमांड्स का यूनियन की, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया कि वो फिर से लौट जाएगी, रिवर्ट करेगी, ओल्ड स्टेट में चली जाएगी, जो है पुरानी ओवर टाइम वेजेस पॉलिसी की तरफ। तो इन्होंने नई पॉलिसी लगाई होगी, है ना, यूनियन ने डिमांड किया होगा हटाओ इसको, तो उन्होंने डिमांड को रिप्लाई किया, ठीक है, रिप्लाइंग टू द डिमांड। और फिर प्रॉमिस कर दिया कि आप घबराओ मत, हम पुरानी पॉलिसी में रिवर्ट करेंगे, फिर से जो पॉलिसी पहले लगा करती थी उसी को लगाएंगे। तो ये रिवर्ट वर्ड को आप बिल्कुल भी रिप्लाई देने के लिए यूज़ ना करें। आज के क्विज में मैंने इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़े। मेडन मतलब कुंवारेपन का, बिफोर मैरिज। फिर क्या हुआ इनके साथ? कराची शी लैंडेड इन कोर्ट आफ्टर रनिंग इनटू अ बैरियर इन द फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन।
which says a married woman who wants to use her maiden name after divorce must either furnish divorce papers और a no objection certificate from her husband. सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, ग्रामेटिकली गलत है, खुद से ढूंढो, पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। कह रहे जी ये पहुंच गई कोर्ट में, लैंड कर गई कोर्ट में। कोर्ट में क्यों गई है भाई? कोर्ट में इन्होंने केस क्यों लगाया कि नाम बदलना है? कह रहे भाई साहब मजबूरी में लैंड की गई थी कोर्ट में, लैंड करना है नहीं पहुंचना। और कब? जब ये रन इंटू करी, जब ये जा भिड़ी एक बैरियर में, एक रुकावट में। और ये बैरियर थी इस रूप में, इस फॉर्म में, सरकार की एक नोटिफिकेशन के, जो ये कहता था कि कोई भी मैरिड वुमन जो चाहती है कि वो यूज़ करे अपने मेडन नेम को डिवोर्स के बाद, तो उस औरत को या तो ला के देना होगा डिवोर्स के पेपर्स को, और या फिर ला के देना होगा एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को अपने हस्बैंड से। बड़ा अजीब सा रूल है ना। हस्बैंड तो वो रहा ही नहीं, डिवोर्स हो गया। पेपर में मान लो ना देना चाहूँ, या पेपर अभी ना बने हों, टाइम लग रहा हो, तो मतलब हस्बैंड से ही सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। तो ये ऐसा पेट्रियार्कल जो है कानून देश में बन रहा है। तो इसलिए कोर्ट में पहुंची है शी की वोबल एंडेड। रन इंटू करना, जा भिड़ना। किसी चीज़ में जब आप रन इंटू करते हैं तो वो आपके रास्ते में आ जाती है, आप उसके अंदर जा भिड़ते हैं। इसको स्टम्बल इंटू, बम्प इंटू, मीट बाय चांस, कम अक्रॉस या इनकाउंटर भी बोलते हैं। ठीक है। रन इंटू है बैरियर, मतलब एक रुकावट में जा भिड़ना। नोटिफिकेशन के लिए विच आया है, विच की वर्ब है सेड। मैरिड वुमन की वर्ब है मस्ट फर्निश, और मस्ट, ठीक है, मस्ट फर्निश इसकी वर्ब है। हु आया मैरिड वुमन के लिए वर्ब है इसकी वांट्स। अब कितने बच्चों को भाई एरर समझ में आई? हाथ खड़ा करके बताओ। चलो हाथ तो क्या खड़ा करोगे आप, बता देना कमेंट्स में जिनको खुद से समझ में आई हो, है ना, मेरे बताने से पहले ईमानदारी से। एरर है इधर और की। ये तीन है ना फ्रेजेस, तीन जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर बोलते हैं। अब आप बोलते हो सर बड़े बड़े नाम मत बोला करो, फिर भी बता रहा हूँ, कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ये रिलेशन बनाते हैं आपस में, साथ में आते हैं। इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और इन्होंने कसम ये खा रखी है ये एक जैसी चीज़ों को मिलाएंगे। मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, तीन आपके सामने लिखे हुए हैं, और आपको चेक करना है क्या ये एक जैसी चीज़ों को मिला रहे हैं। आफ्टर द ग्रेजुएशन यू कैन गेट इधर ए जॉब और स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ योर ऑन। ग्रेजुएशन के बाद आप एक जॉब को पा सकते हैं या शुरू कर सकते हैं एक व्यापार को अपने खुद के। क्या सही है सेंटेंस? हिंदी में बताओ क्या मीनिंग है। या तो आप जॉब को पा सकते हैं या अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। दो वर्ब्स को जोड़ा गया हिंदी में, अगर आप देखो तो, या तो जॉब कर ले या बिजनेस कर ले, है ना, दो वर्ब जुड़ी हुई हैं। इधर और से या तो से दो वर्ब जुड़ी हुई हैं। समझ पा रहे हो ना? हिंदी में समझना है और अंग्रेजी में चेक करना है और के बाद में क्या रखा हुआ है। और के बाद में स्टार्ट नाम की वर्ब रखी गई है ना। तो यहाँ पे इधर जो है ना, इसके बाद भी एक वर्ब होनी चाहिए और मीनिंग ऐसा निकलना चाहिए, यू कैन ईदर गेट अ जॉब और स्टार्ट अ बिजनेस। समझ गए? ज्ञान के चक्षु खुल गए? बस यही कॉन्सेप्ट है। जो चीज़ों को हिंदी में मिला है, सोच के देखो पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश लगाना, ठीक है, तब ईजी हो जाएगा आपके लिए। जो चीज़ों को मिलाया गया है वो चीज़ें एकदम बिल्कुल बराबर हों। एक सेंटेंस और बनाओ। द फायर वॉज नीदर कॉज्ड बाय फॉल्टी वायरिंग नॉर आउटडेटेड अप्लायंसेस। फायर जो थी ये कॉज थी, या फायर जो है हुई थी ना तो फॉल्टी वायरिंग की वजह से, ना पुराने अप्लायंसेस की वजह से, कोई और ही रीज़न था। ना तो खराब वायरिंग थी, ना खराब अप्लायंसेस थे। ठीक है। अब हिंदी में देखो क्या बन रहा है, ना तो वायरिंग खराब थी, ना अप्लायंसेस आउटडेटेड थे। समझ पा रहे हो? तो नॉर के बाद में देखो आउटडेटेड अप्लायंसेस। अब ये मत बोलना सर एडजेक्टिव रखा है, नहीं भाई साहब, एडजेक्टिव अकेला नहीं आता, एडजेक्टिव के साथ में नाउन है। समझ पा रहे हो ना? ये नॉर के बाद में अप्लायंसेस नाम का नाउन रखा गया है, उस नाउन के लिए एडजेक्टिव आया है। तो ये एडजेक्टिव का नॉर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जैसे यहाँ पे नाउन है तो नीदर के बाद में भी एक नाउन होना चाहिए, और नाउन होगा यहाँ पे फॉल्टी वायरिंग। तो आप क्या करेंगे, आप नीदर को उठाएंगे और फॉल्टी वायरिंग से पहले रख देंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे बनेगा, बहुत इजी है। तीसरा और देख लो। द इन्वेंशन विल नॉट ओनली बेनिफिट द रिच बट ऑल्सो द पुअर। ये इन्वेंशन ना केवल बेनिफिट करेगी अमीर लोगों को, द रिच को, बल्कि गरीब लोगों को, द पुअर को। द रिच और द पुअर आप समझते होंगे कॉमन प्लूरल नाउन्स है, पूरी क्लास को बताते हैं। तो इस इन्वेंशन से सबका भला होगा, कहने का मतलब ये। क्या ये सेंटेंस सही है? अरे गलत है, ना केवल गरीबों को बल्कि अमीरों को भी। तो ये द रिच से पहले आपको नॉट ओनली लगाना चाहिए, ताकि द रिच और द पुअर आपस में कनेक्ट हो सकें। बेनिफिट तो ये करेगी, बेनिफिट वर्ब तो कॉमन है दोनों में,
विल बेनिफिट नॉट ओनली द रिच बट ऑल्सो द पुअर। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट सभी के समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क है, समझ में आ गया तो फिर टाइम मत लगाओ, जल्दी से इसको सॉल्व कर दो। द थीफ एक्सेप्टेड नीदर इज क्राइम नॉर प्लेडेड फॉर मर्सी। चोर ने ना तो अपनी क्राइम को, गुनाह को कबूला, ना उसने मर्सी या रहम के लिए प्लेड किया या अपील किया, ना तो उसने अपना गुनाह माना, ना उसने सजा माफ़ी मांगी। ठीक है, नीदर जो भी लगाना है नोर के साथ डालोगे कमेंट्स में, सही होगा गलत होगा बताएंगे। कॉन्सेप्ट सीख रहे हो अच्छे से सीखो, ट्राई दिया करो साथ में, जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं दिमाग में बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द दिल्ली हाई कोर्ट हैज सॉट द यूनियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स बाय May 28 द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा है, सीख किया है केंद्र सरकार की रिस्पॉन्स को, प्रतिक्रिया को, जवाब को 28 मई तक। कह रहा है जो कि नेक्स्ट डेट भी है इस हियरिंग की, अगली तारीख भी है इस पूरी केस की सुनवाई की। कह रहा है इन हर प्ली मिस मोदी टोंगिया states that the notification is gender biased and creates unnecessary restrictions for women who seek to exercise their constitutional right to choose their name। कह रहा है अपनी प्ली में, अपनी रिक्वेस्ट में, अपनी याचिका में, प्ली क्या होती है, रिक्वेस्ट या याचिका, कह रहा है उसमें मिस मोदी ने, या मिस मोदी टोंगिया जिनका नाम है, वो ऐसा कहती हैं कि जो ये नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आपको या तो डिवोर्स के पेपर लाने हैं या पति से एनओसी लेकर के आना है, ये नोटिफिकेशन जेंडर बाइस्ड है, एक खास जेंडर के खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव वाला है, और ये क्रिएट करता है बिना काम की रेस्ट्रिक्शंस या पाबंदियाँ उन औरतों के लिए जो कोशिश कर रही हैं ढूंढने की, या जो पाने की कोशिश कर रही हैं, सीख कर रही हैं कि वो एक्सरसाइज करें, इस्तेमाल में लें उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, संवैधानिक अधिकार को, जो है अपना नाम चूज़ करने का, अपनी पहचान बताने का। और कह रहा है इन हर केस अ चेंज ऑफ सरनेम, और इनके केस में अगर बात करें, ये बात हो रही है चेंज ऑफ सरनेम की, अपना टाइटल चेंज करने की। और ये काम कैसे हो रहा है भाई, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन बैठ रही है बाय वायलेटिंग आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21। इन तीनों आर्टिकल्स को संविधान के वायलेट करके, इन तीनों को उल्लंघन करके। तो अपने को संविधान क्या बोलता है, कुछ भी आप जो है जहाँ बसना चाहें बस सकते हैं, जो काम करना चाहें कर सकते हैं, आपकी पहचान, आपके लिंग, आपके धर्म के आधार पे आपसे भेदभाव नहीं होगा, आपके पास राइट टू लाइफ है, राइट। तो ये सारे राइट्स जो हैं 14, 19, 21 में वायलेट हो जाते हैं जब आप ऐसा किसी मैरिड वुमन से कहते हैं। मिस मोदी की वर्ब है स्टेट्स, मिस मोदी टोंगिया स्टेट्स, वो ऐसा कहती हैं। नोटिफिकेशन की वर्ब है इज, दूसरी वर्ब है क्रिएट्स। हु आया विमेन के लिए, हु की वर्ब है सीक। कह रहे द वेरी आइडिया ऑफ एन एनओसी इज ऑब्जेक्शनेबल। कह रहा है ये जो खास आइडिया है, वेरी जब भी किसी नाउन से पहले आए एडजेक्टिव बन के, इसका मतलब होता है खास, एग्जैक्ट, एक्चुअल। कह रहा है ये खास जो आइडिया है, ख्याल है एक एनओसी का, ये अपने आप में ही ऑब्जेक्शनेबल है, इस पे ऑब्जेक्शन की जानी चाहिए। और कैसे, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स और नॉट, डिवोर्स की चाहे प्रोसीडिंग हो या ना हो, है ना, ये अपने आप में गलत आइडिया है कि एनओसी बनवानी है आपको। कह रहा है एंड इज रिफ्लेक्टिव ऑफ अ डीप सीटेड मिसोजिनी दैट वांट्स टू कंट्रोल एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस। और ये आइडिया रिफ्लेक्टिव है, इंडिकेटिव है एक डीप सीटेड या डीप रूटेड, गहरी घर की हुई मिसोजिनी का। मिसोजिनी याद है ना आपको, हेट्रेड ऑफ विमेन, सभी औरतों से, मिसो यानी हेट, जिन मतलब विमेन। ये ख्याल जो है हमारे अंदर बैठी हुई मिसोजिनी का एक इंडिकेशन है कि हम कितनी नफरत किया करते थे, कितना कम समझा करते थे औरतों को। कह रहा है दैट वांट्स टू कंट्रोल एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस। कह रहा है और ये वही मिसोजिनी है जो कोशिश करती है कि वो कंट्रोल करे एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस को, औरतों के मन की जो है ख्वाहिश को, जो भी वो चाहें उसको आप कंट्रोल करें, है ना, यही आपकी मिसोजिनी थी। आइडिया जो है इसकी वर्ब है इज, इसकी दूसरी वर्ब भी है इज। दिस आइडिया इज ऑब्जेक्शनेबल एंड दिस आइडिया इज रिफ्लेक्टिव ऑफ मिसोजिनी। दैट आया मिसोजिनी के लिए, दैट की वर्ब है वांट्स। चलिए और कुछ देखने वाला लग नहीं रहा इसमें, रिफ्लेक्टिव या इंडिकेटिव एक ही बात है। डीप सीटेड यानी अंदर घर की हुई, डीप रूटेड, एंट्रेंस्ड, याद है ना, एनश्राइंड, सारे वो वर्ड जो हैं इसी से कनेक्टेड हैं। मिसोजिनी मैंने आपको बता ही दिया, दो वर्ड्स हैं, मिस प्लस में जिन, तो मिसोजिनी होगी हेट्रेड ऑफ विमेन। और इसी तरीके से मिस प्लस में एंड्री, एंड्री मतलब मैन, तो हेट्रेड ऑफ मैन। समझ पाए ना, आदमियों से नफरत मिसएंड्री, औरतों से नफरत मिसोजिनी। अब देखो इससे 2-3 वर्ड्स और बनते हैं,
जैसे मिस प्लस में एंथ्रोप मिला दिया, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, मिस मतलब हेट। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको दूसरे इंसानों से नफरत है ना, तो वो आप हो गया, वो पर्सन हो गया मिसएंथ्रोपी करने वाला, मिसएंथ्रोपिस्ट बोलेंगे उसको, है ना। हेट्रेड को तो मिसएंथ्रोपी, और वो आदमी हो गया मिसएंथ्रोपिस्ट। चलिए इसी वर्ड को अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो इसको फिल लगा करके ही बना सकते हैं। अगर फिल यानी प्यार को जिन से जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगी फिलॉजनी। फिलॉजनी का मतलब है आप बहुत एडमायर करते हैं औरतों को, उनकी खूबसूरती को, उनकी बातों को, है ना, फिलॉजनी। तो ये 3-4 वन वर्ड्स याद रखना, क्विज में आज आपसे पूछे गए हैं। कह रहा है मिस मोदी टांग्या शुड बी एबल टू चूज विच एवर सरनेम शी इज़ कंफर्टेबल विद एंड नॉट हैव टू फाइट फॉर इट। कह रहे मोदी मैडम को, टांग्या मोदी टोंग्या मैडम को ये एबल होनी चाहिए कि ये चूज़ कर सकें जो भी नाम ये चाहती हैं, जो भी टाइटल इनको चाहिए, और जो इससे कंफर्टेबल है ना, और ना उनको फाइट करना चाहिए इस टाइटल के लिए। शी शुड नॉट हैव टू फाइट फॉर इट। मोदी टोंग्या की 2 वर्ब्स हैं, 3 वर्ब्स, 2 वर्ब्स हैं। मोदी शुड बी एबल टू एंड मोदी शुड नॉट हैव टू फाइट फॉर इट। शी आया है इन लेडी के लिए, शी की वर्ब है इज। चलिए और आगे बढ़े, आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है वीमेन हैव ऑफ्टन कंप्लेन्ड ऑफ हैरेसमेंट व्हेन दे हैव टेकन द पाथ लेस ट्रॉडन। कह रहा है औरतों ने अक्सर कंप्लेन किया है हैरेसमेंट का, वो अक्सर शिकायत करती हैं शोषण की, हरासमेंट की, परेशान किए जाने की, जब जब उन्होंने पाथ लिया है वो वाला, रास्ता पकड़ा है वो वाला जो लेस ट्रोडन है। देखिए ट्रोडन क्यों बना है, ये वर्ड बनी, ये वर्ड है वर्ब जो है ट्रेड की थर्ड फॉर्म। ट्रेड का मतलब होता है चलना, ट्रोडन मतलब चला हुआ। तो वो रास्ता जिस पे कम चली हैं वो जब भी इस रास्ते पे चलती हैं उनको हरासमेंट मिलती है, ये इनकी हिस्ट्री रही है। विमेन की वर्ब है हैव कंप्लेंट्स, दे की वर्ब है हैव टेकन, दे आया ऑफ कोर्स फॉर विमेन। कह रहे फॉर इंस्टेंस विमेन हु हैव डिसाइडेड नॉट टू ऑप्ट फॉर देयर हस्बैंड सरनेम आफ्टर मैरिज फेस अ बैरेज ऑफ अननेसेसरी क्वेश्चंस। कह रहे अगर एग्जाम्पल लें तो वो औरतें जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो नहीं ऑप्ट फॉर करेंगी, वो नहीं चुनेंगी अपने हस्बैंड के सरनेम को शादी के बाद, वो अपने माता पिता का ही टाइटल जो सरनेम है उसी को लेकर के चलेंगी। कह रहा है ऐसी औरतें फेस करती हैं एक बैरेज को, एक सैलाब को, वोली को, सैल्वो को, जो है बिना काम के सवालों का। और किसको फेस करती हैं, एंड माउंटेन ऑफ पेपर वर्क, और एक पहाड़ को, माउंटेन को, पेपर वर्क के। और कब इनको करवाना पड़ता है पेपर वर्क, कह रहा वाइल से ओपनिंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट और ड्यूरिंग अ चाइल्ड्स एडमिशन इन स्कूल और अप्लाइंग फॉर ए पासपोर्ट। ये तब होता है जब वो ओपन करती हैं एक बैंक अकाउंट को, जॉइंट अकाउंट को, या फिर ये तब होता है ड्यूरिंग अ चाइल्ड्स एडमिशन, बच्चे के एडमिशन के दौरान उनके स्कूल में, या फिर अप्लाई फॉर करते हुए एक पासपोर्ट को। तो ये सब चीज़ें जब इनको करनी होती है तो बहुत सारा पेपर वर्क इनको करवाना पड़ता है अगर ये अपने हस्बैंड का टाइटल जो है चूज़ ना करें। चलिए विमेन की वर्ब है अ फेस, विमेन फेस अ बैरेज ऑफ अननेसेसरी क्वेश्चंस एंड अ माउंटेन ऑफ पेपर वर्क। हु आया ऑफ कोर्स फॉर विमेन, हु की वर्ब है हैव डिसाइडेड। सिंपल सेंटेंस है, कुछ देखने वाला है नहीं, फिर से बैरेज वर्ड को देख लेना, ठीक है ना। सैलाब को, बाढ़ को बोलते हैं बैरेज। आगे करे अ सोसाइटी दैट इज ऑलरेडी बैटलिंग caste based hierarchies should not add to the discrimination by giving an upper hand to anyone in a relationship। कह रहा है एक ऐसा समाज भारत का जो पहले से बैटल कर रहा है जाति पर आधारित हायरार्की को, सोशल ऑर्डर को। कह रहा है ऐसे समाज को ना फूंक फूंक के काम रखना जो है, कदम रखना चाहिए, इसको ऐड नहीं करना चाहिए, जोड़ना नहीं चाहिए उस डिस्क्रिमिनेशन में, उस भेदभाव में। और कैसे दे करके एक अपर हैंड, दे करके एक एडवांटेज किसी को भी एक रिलेशनशिप में। तो मर्दों को एडवांटेज दे रखी है आपने हर रिलेशनशिप में, तो ये दे करके आप अपने समाज के डिस्क्रिमिनेशन को और बढ़ा रहे हो। पहले जाति के आधार पे आपने इतना भेदभाव कर रखा है। कह रहा बट वर्क टूवर्ड्स सेफर स्पेसेस विदाउट जेंडर बायस, डिफरेंस एंड ह्यूमिलेशन। कह रहा है बल्कि इस सोसाइटी को वर्क टूवर्ड्स करना चाहिए, इस तरफ काम करना चाहिए, इस डायरेक्शन में जो है सेफ स्पेसेस का, सुरक्षित जगहों का, और ये होंगी बिना किसी जेंडर बायस के, डिफरेंस के या ह्यूमिलेशन के। डिफरेंस यानी फासला, बायस यानी भेदभाव, ह्यूमिलेशन यानी बेइज्जती। तो ये सब चीज़ों के बिना ऐसा समाज बने, इसकी तरफ समाज को काम करना चाहिए। सोसाइटी जो है इसकी वर्ब है पहली शुड नॉट ऐड टू द डिस्क्रिमिनेशन, बट लगा के दूसरी वर्ब है इट शुड वर्क टुवर्ड्स सेफर जो है स्पेसेस।
दैट आया सोसाइटी के लिए, दैट की वर्ब है इज बैटलिंग। हायरार्की या सोशल ऑर्डर आप जानते हैं, है ना, सबसे ऊपर ये वाली कास्ट, इसके नीचे ये वाली कास्ट, ये वाली कास्ट सबसे नीचे। तो ये बेवकूफ़ियाँ जो हमने कर रखी हैं समाज में जाति आधारित, इसी को बोलते हैं कास्ट बेस्ड हायरार्कीज। कह रहे इन इंडिया द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड स्टार्क जेंडर डिस्पैरिटीज परसिस्ट। कह रहे भारत जो है, भारत में जो कि दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, कह रहे वहाँ पे स्टार्क जेंडर डिस्पैरिटीज परसिस्ट करती हैं। बहुत साफ साफ दिखाई देने वाली जेंडर पे आधारित भेदभाव जो है बने हुए हैं, बहुत फिजिकली और सोशली, सामाजिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। कंट्री जो है एक्चुअल में क्या सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डिस्पैरिटीज जो है ना वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो इंडिया है ना, इंडिया, इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कॉमा से कॉमा के बीच, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो स्टार्क जेंडर डिस्पैरिटी जो है ये सब्जेक्ट है, और वर्ब है इसकी परसिस्ट। परसिस्ट करना यानी बने रहना, कंटिन्यू करना, रिमेन करना। डिस्पैरिटी यानी भेदभाव, फासला या इनइक्वालिटी। चलिए, कह रहे वीमेन डू मोस्ट ऑफ अनपेड वर्क एट होम। औरतें जो हैं ज़्यादातर अनपेड वर्क करती हैं घर पे। अनपेड का मतलब क्या है, एज हाउस वाइफ, कपड़े धोना, बर्तन, है ना, ये सब झाड़ू वाड़ू, क्लीनिंग, तो ये अनपेड वर्क है। कह रहे हैं एंड आर ऑफ्टन एज्ड आउट ऑफ लेबर फोर्स फॉर वेरियस रीजन्स। और अक्सर वो एज आउट ऑफ हो जाती हैं, एज से यानी किनारे से सरका दी जाती हैं, धक्का मार के निकाल दी जाती हैं लेबर फोर्स में से कई वेरियस रीजन्स की वजह से। लेबर फोर्स क्या है, कितनी औरतें काम करती हैं, भारत में लगभग 19% औरतें काम करती हैं और बाकी 81% औरतें घर बैठी हैं। तो ये इसीलिए घर बैठी हैं क्योंकि इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप घर का ही काम कर लो, बाहर क्या जाओगी। विमेन की वर्ब है डू और विमेन की वर्ब है आर एज्ड आउट ऑफ। एज आउट ऑफ करना यानी किनारे से सरक जाना, बाहर निकाल दिया जाना। थोड़ा 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 करके किनारे से इनको किनारे तक लाया जाता है और फिर वर्क फोर्स से एज आउट कर देते हैं। कह रहे वट अ गर्ल और वुमेन कैन एंड कैन नॉट डू इज ऑफ्टन लेड डाउन बाय द मैन इन द फैमिली। कह रहे क्या एक लड़की या औरत कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, अक्सर इस चीज़ को ले डाउन किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है मर्दों के द्वारा परिवार में। और कह रहे समटाइम्स वीमेन टू एक्वियस टू सच इंडिग्निटीज इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन। और कभी कभी औरतें जो हैं वो भी एक्वियस कर लेती हैं, मान लेती हैं, एक्सीड या अग्री कर लेती हैं इन सभी इंडिग्निटीज़ को, इन सभी अत्याचारों और बेइज्जतियों को, इंसल्ट्स को, ट्रेडिशन के नाम पे जो है, कस्टम या प्रथाओं के नाम पे। ठीक है, तो समाज में हमारे यही होता है, आज भी घर के आदमी बताएंगे कि औरतें क्या करेंगी, है ना। तो और औरतें मान भी लेती हैं इस चीज़ को कि चलो ऐसा ही होता है तो ठीक है, तुम बताओ हम वही कर लेंगे, तुम बोलो हम यही घर के काम करेंगे, है ना। वट अ गर्ल और वुमेन कैन और कैन डू, ये जो पूरा फ्रेज है ना, क्लोज है, इसकी वर्ब है इज। ठीक है, वट से शुरू होने वाला क्लोज है, गर्ल और वुमेन की वर्ब है इसमें, कैन और कैन नॉट डू। अच्छा, वर्ब हो गई इसकी पूरे क्लोज की क्या, इज लेड डाउन। ले डाउन करना यानी इस्टेब्लिश करना, डिटर्मिन करना। आप ही बताएंगे ले डाउन करके क्या किया जाएगा, है ना, औरतों के द्वारा। विमेन की वर्ब है एक्वियस। एक्वियस करना यानी मान लेना किसी चीज़ को। इंडिग्निटी आपने देख लिया होगा, अत्याचार, ह्यूमिलेशन और इनजस्टिस, इग्नोमिनी भी इसको बोलते हैं। ये ले डाउन से आपने देख लिया, ले डाउन यानी इस्टेब्लिश करना। 5 फ्रेजल वर्ब्स और बनती हैं, कई बार करवा चुके हैं आपको, एक बार इनको ट्राई दे लेना, सबको आनी चाहिए। ले डाउन, फिर ले आउट, ले आउट का मतलब है खर्चा करना। ले असाइड का मतलब है सेव फॉर फ्यूचर। ले ओवर होता है एक हॉल्ट आपकी जर्नी के अंदर। ले बेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपोज करना, भंडाफोड़ करना, रिवील करना, ले बेयर करना। और ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकालना, फायर कर देना। याद रखेंगे, सारी आज के क्विज में आपसे पूछी हुई हैं और ये इतनी ही हैं जो ले से बनी हुई हैं, आपको आनी चाहिए। कह रहे द यूनाइटेड नेशंस हैज सेड दैट द ग्रेटेस्ट ह्यूमन राइट्स चैलेंज इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। यूएन भी ऐसा बोल चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ, कि जो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट चैलेंज है दुनिया में राइट नाउ, वो है अचीव करना जेंडर इक्वालिटी को, लैंगिक समानता को। एंड एम्पावरिंग वीमेन एंड राइट, जो है गर्ल्स, और एम्पावर करना यानी ताकत देना औरतों को और लड़कियों को। ठीक है ना। चैलेंज जो है, चैलेंज की वर्ब है इज। ठीक है, ये जो अचीविंग है ये वर्ब नहीं है, एक्चुअल में ये एक जीरंड है, समझ गए। चैलेंज क्या है, अचीव करना
चैलेंज क्या है? अचीव करना लैंगिक समानता को और साथ में एम्पावर करना औरतों को। चैलेंज इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंड सेकंड दिस। चलिए, कह रहा है पेइंग लिप सर्विस टू रिटोरिक दैट वीमेन आर इक्वल विदाउट इफेक्टिंग चेंज ऑन द ग्राउंड विद लेजिस्लेटिव बैकिंग एंड स्ट्रॉन्ग सोशल फ्रेमवर्क्स डिफीट्स द पर्पस। कह रहा है जी पे करना लिप सर्विस को। लिप सर्विस यानी बस लिप से आपने बोल दिया, होंठ हिला दिए, हाँ 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 ठीक है ना, किसी बात को बस दोहरा दिया ऊपर से, खाली खाली वर्ड्स। पे लिप सर्विस का मतलब यही होता है। कह रहा है खाली बातें करना, लिप सर्विस करना। और लिप सर्विस किस चीज़ को करना? इस रिटोरिक को, इस बड़ी बात को कि औरतें बराबर हैं। कह रहा है ये जो काम है ना, ये काम करना बिना किसी चेंज को इफ़ेक्ट किए, बिना किसी बदलाव को इफ़ेक्ट में लाए। और कहाँ पे? ग्राउंड पे, ज़मीनी हकीकत पे। और कैसे? वो होता है लेजिस्लेटिव बैकिंग के साथ। लेजिस्लेटिव यानी कानूनी, लेजिस्लेशन से बनी हुई, बैकिंग मतलब सपोर्ट। तो बिना किसी कानूनी सपोर्ट के और या फिर स्ट्रॉन्ग सोशल फ्रेमवर्क के, मजबूत सामाजिक ढांचे के। कह रहा है कि खाली इस रिटोरिक के सामने लिप सर्विस करना, खाली इसको दोहरा देना कि औरतें बराबर हैं, कोई उसमें चेंज आप लाई नहीं हो और कोई आपने स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव बैकिंग या सोशल फ्रेमवर्क बनाया नहीं है, तो ये काम ही अपने आप में डिफीट करता है पर्पस को इस पूरे रिटोरिक का। ये बात सिर्फ इसलिए बोलने के लिए नहीं बनी है कि औरतें बराबर हैं। इस बात को दोहरा करके इस पे कुछ काम भी होना चाहिए, कानून ऐसा बने और ढांचा समाज का ऐसा हो कि इस बात को हम प्रूव कर सकें, है ना, सही कर सकें। चलिए, लिप सर्विस एक इडियम है, खाली बातों को बोला जाता है, होलो प्रॉमिस को। रिटोरिक यानी बड़ी सी बात, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, बॉर्डर डैश। विमेन की वर्ब है आर और पेइंग की वर्ब है डिफीट्स। अब अपने क्विज पे आते हैं। होपफुली आर्टिकल समझ में भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव लगते हैं पर्सनल लेवल पे मुझे ऐसे आर्टिकल्स, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है इस आर्टिकल की थीम क्या है। 4 थीम्स आपको दी गई हैं। अगर इस आर्टिकल को आपको आपने 5वीं क्लास के भाई या बहन को समझाना हो एक सेंटेंस में, तो इस आर्टिकल को एक सेंटेंस में आप कैसे बताओगे? चारों में से वो कौन सा सेंटेंस बनेगा? बस वही इसकी थीम है ना। औरतों को फटाफट अपना नाम चेंज करवा लेना चाहिए शादी के बाद। औरतों को अपना नाम बिल्कुल चेंज नहीं करवाना चाहिए। औरतों को नाम जो चेंज करवाना है वो आदमी और औरतों दोनों के लिए बराबर हो, है ना। शुड बी अलाइक फॉर जो है मैन एंड विमेन, है ना, ताकि जेंडर पैरिटी आए। और जो या फिर नाम चेंज करवाने का काम जो है वो कभी भी बाइंडिंग ना हो किसी भी औरत पे शादी के बाद। चारों में से कौन सी चीज़ जो है थीम को बताती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो मैंने हिंदी में बता दिया आपको। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया है इसी वीडियो के नीचे, चेक करना। सेकंड में आपसे पूछा है रिप्लाई और रिवर्ट में से कौन सा वर्ड यूज़ करोगे यहाँ, तो आपको करवाएं दोनों वर्ड्स। लिप सर्विस ईडियम का मीनिंग पूछा है। ले बेयर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपसे पूछा है। बैरेज वर्ड के 4 मीनिंग आपको दिए गए हैं, सही वाले को चूज करना है, इग्नोमिनी, एश्यू, एंट्रेंस्ड या अवलाश। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसा बना दो। एवलांश वर्ड शायद मैंने आपको आज करवाया नहीं। लास्ट आपसे 6वां पूछा है हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड के लिए कौन सा वन वर्ड होता है, तो वो मिसो वाले सारे वन वर्ड आपको जो बताए थे उसमें ह्यूमंस वाला यानी मैनकाइंड वाला आपको बताना है, ठीक है ना। चलो 7वें 8वें में 2 एरर्स हैं जो आपको बताइए, दोनों एरर्स वही हैं। पहली आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से और दूसरी आपको एरर मिलेगी इस वर्ड के आसपास। 8 क्वेश्चंस को खुद से अटैम्प्ट करें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले कमेंट सेक्शन से ज़रूर से चेक करके बताना। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग ऑफ।